नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो हर भारतवासी के दिल में गर्व जगाती है, लेकिन साथ ही हमें सोचने पर मजबूर भी करती है। एक देश जो कभी दुनिया के फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में गिना जाता था, आज 2025 में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। जी हाँ, भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया और ये बात सुनकर दिल खुश हो जाता है। पर ये सिर्फ नंबर्स की कहानी नहीं है, ये उन करोड़ लोगों की कहानी है जो रोज सुबह उठकर अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। चाहे वो गांव का किसान हो जो सूरज के साथ उठकर खेत में काम करता है, या सिटी का एक यंग कोडर जो रात भर लैपटॉप पर नए आइडियाज बनाता है। ये कहानी रिफॉर्म्स की है, स्ट्रगल्स की है और एक नए भारत के विजन की है। 1947 में हम एक छोटी सी इकोनॉमी थे जहां लोग आज़ादी के साथ समृद्धि का सपना देखते थे। आज हम ग्लोबल स्टेज पर धमाका कर रहे हैं। टेक हब से लेकर हाईवेज तक, यूपीआई के ट्रांजैक्शन से लेकर स्टार्टअप्स के इनोवेशंस तक। पर सच्चाई ये भी है कि ये सफ़र हर किसी के लिए एक जैसा नहीं रहा। कुछ के लिए ये ग्रोथ सपनों को सच करने वाली है, तो कुछ के लिए अभी भी एक लंबी लड़ाई। तो चलो एक एपिक जर्नी पर चलते हैं, जहां हम देखेंगे कैसे भारत ने यह हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया, आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है और आगे का रास्ता कैसा दिखता है। ये कहानी सिर्फ डेटा नहीं, दिल से दिल तक जाती है। बकल अप, क्योंकि ये राइड इमोशनल भी होगी। दोस्तों, ये एक ऐसा मोमेंट है जिसे सुनकर हर भारतवासी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। आईएमएफ के अप्रैल 2025 के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक भारत का नॉमिनल जीडीपी 4.19 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जो जापान के 4.18 ट्रिलियन डॉलर से थोड़ा सा आगे है। ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है, क्योंकि अब भारत सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स 30.5 ट्रिलियन डॉलर, चाइना 19.2 ट्रिलियन डॉलर और जर्मनी 4.74 ट्रिलियन डॉलर के पीछे है ग्लोबल जीडीपी रैंकिंग्स में। लेकिन ये नॉमिनल जीडीपी और पीपीपी का चक्कर क्या है? चलो थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझें। नॉमिनल जीडीपी एक देश के टोटल इकोनॉमिक आउटपुट को यूएस डॉलर्स में मेजर करता है, करंट एक्सचेंज रेट्स के हिसाब से। यानी भारत के 4.19 ट्रिलियन डॉलर का जीडीपी डायरेक्ट डॉलर वैल्यू है, जो ग्लोबल कंपैरिजन के लिए यूज होता है। पर परचेसिंग पावर पैरिटी या पीपीपी ये बताता है कि एक देश के पैसे की असली खरीदने की ताकत क्या है। इसमें भारत का जीडीपी 14.6 ट्रिलियन डॉलर है, जो उसे दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाता है, क्योंकि भारत में चीजें जैसे खाना, कपड़े और रेंट डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले काफी सस्ती हैं। ये नंबर्स सुनकर दिल में खुशी तो होती है, लेकिन आम आदमी के मन में एक सवाल भी उठ रहा है। क्या ये ग्रोथ उसके घर तक पहुंच रही है, या ये सिर्फ टीवी और हेडलाइंस के लिए है? और एक बात, आईएमएफ के प्रोजेक्शंस के हिसाब से भारत ने 2025 में जापान को ओवरटेक किया है, लेकिन फाइनल डेटा अभी कंफर्म नहीं हुआ। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये क्लेम थोड़ा प्रीमेच्योर हो सकता है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज होती रहती हैं। फिर भी नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रह्मण्यम ने कहा, हम आज 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हैं और ये आईएमएफ का डेटा है। ये एक प्राउड मोमेंट है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि इन नंबर्स के साथ आम आदमी के ग्राउंड लेवल रियलिटीज को भी देखना जरूरी है, क्योंकि ग्रोथ का असली मतलब तभी है जब हर कोई इसका हिस्सा बन सके। चलो दोस्तों, एक टाइम मशीन में बैठते हैं और भारत के इकोनॉमिक सफर पर चलते हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, हमारी इकोनॉमी सिर्फ 20 बिलियन डॉलर की थी और हम एक एग्रीकल्चर बेस्ड देश थे। उस वक्त लोगों के लिए 2 वक्त का खाना और एक छत भी एक बड़ा सपना था। लाइसेंस राज के जमाने में हर चीज सरकार के कंट्रोल में थी। बिजनेस शुरू करना हो, फैक्ट्री खोलना हो या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना हो, सबके लिए परमिशन चाहिए थी। ये सिस्टम ग्रोथ के लिए एक बड़ा बैरियर था, क्योंकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को रोकता था और आम आदमी के लिए अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड थीं।
फिर आया 1991, एक साल जो भारत के इकोनॉमिक हिस्ट्री में सुनहरे अक्षरों में लिखा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस ने भारत को मजबूर किया अपनी इकोनॉमी को खोलने के लिए। पीएम नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह के लीडरशिप में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म्स आए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई के रूल्स लूज हुए, प्राइवेट कंपनीज को मौका मिला और भारत ग्लोबल मार्केट का हिस्सा बना। ये एक नए भारत का जन्म था, लेकिन आम आदमी के लिए ये चेंजेस तुरंत नहीं दिखे। रूरल एरियाज में लोग अभी भी बेसिक नीड्स के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने थोड़ी सी चोट दी, लेकिन भारत ने अपनी रेजिलियंस दिखाई और जल्दी रिकवर किया। 2014 के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) जैसे रिफॉर्म्स ने इकोनॉमी को और बूस्ट किया। कोविड-19 का दौर एक बड़ा टेस्ट था, जब 2020 में हमारी जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो गई। लेकिन 2021 में 9% ग्रोथ के साथ हमने कमबैक किया और 2023-24 में 8.2% ग्रोथ रेट के साथ भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बना। आज हमारा जीडीपी $4.19 ट्रिलियन है। ये 2007 में $1 ट्रिलियन, 2014 में $2 ट्रिलियन और 2021 में $3 ट्रिलियन था। ये नंबर्स इंप्रेसिव हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये ग्रोथ अर्बन एरियाज और एजुकेटेड मिडिल क्लास तक ज़्यादा पहुंची है। रूरल इंडिया के लिए, जहां 65% पॉपुलेशन रहती है, ये ग्रोथ अभी भी एक दूर का सपना लगता है। फिर भी हर छोटे गांव में एक नया मोबाइल टावर, एक नया इंटरनेट कनेक्शन या एक छोटा सा स्टार्टअप दिखाई देता है, जो दिखाता है कि आम आदमी भी इस सफ़र का हिस्सा बन रहा है, चाहे धीरे धीरे ही सही। तो ये ग्रोथ आया कहां से? चलो इसके इंजन को थोड़ा जूम इन करके देखते हैं। भारत की इकोनॉमी के 3 बड़े पिलर्स हैं: सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर। और इनके साथ यूथ पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर ने भी बड़ा रोल प्ले किया है। सबसे पहले सर्विसेज सेक्टर, ये हमारा सुपरस्टार है। भारत का आईटी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज सेक्टर दुनिया में छा रहा है। 2024 में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स $250 बिलियन के पार हुए और बेंगलोर, हैदराबाद और पुणे जैसे शहर ग्लोबल टेक हब्स बन गए हैं। कंपनीज जैसे टीसीएस, इन्फोसिस और वाइप्रो ने भारत का नाम रोशन किया है और ग्लोबल क्लाइंट्स के लिए एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सेक्टर अर्बन यूथ के लिए एक बड़ा सपना है। एक यंग कोडर जो बेंगलोर के एक कैफे में लैपटॉप पर काम करता है, उसके लिए ये ग्रोथ एक नई जिंदगी का मौका है। लेकिन रूरल इंडिया के लिए ये अपॉर्चुनिटीज अभी भी दूर हैं, क्योंकि एजुकेशन और स्किल्स का गैप है। फिर मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया ने इस सेक्टर को नई जान दी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटो कंपोनेंट्स में भारत अब ग्लोबल लीडर बन रहा है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम्स के थ्रू गवर्नमेंट ने $24 बिलियन के इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट किए हैं, जिससे आईफोन से लेकर सेमीकंडक्टर्स तक भारत में बन रहे हैं। ये फैक्ट्रीज छोटे शहरों में भी जॉब्स ला रही हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि इन जॉब्स की क्वालिटी और वेजेस अक्सर लो होते हैं और वर्कर्स के लिए स्टेबिलिटी एक चैलेंज है। एग्रीकल्चर अभी भी हमारी 45% वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी में कमी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस (एमएसपी) और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन और ड्रोन्स से इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन फार्मर्स के लिए डेट और अनप्रेडिक्टेबल वेदर अभी भी बड़ी समस्या है। भारत का यूथ ड्रिवन वर्कफोर्स हमारा बड़ा एसेट है। 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है, जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। ये यंग वर्कफोर्स टेक और इनोवेशन को ड्राइव कर रही है और स्टार्टअप्स जैसे बायजूस, ओला और ज़ोमाटो ग्लोबल लेवल पर compete कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर ग्रेजुएट के लिए जॉब नहीं है। जॉब फेयर्स में हज़ारों लोग लाइन में खड़े होते हैं और अक्सर उन्हें लो पेइंग या अनस्टेबल जॉब्स ही मिलते हैं। डिजिटल इकोनॉमी ने तो गेम ही बदल दिया। यूपीआई ने दुनिया को हिला दिया है।
2025 में 15 बिलियन डॉलर्स मंथली ट्रांजैक्शंस वर्थ 430 बिलियन डॉलर्स। आधार और 65% इंटरनेट पेनिट्रेशन ने फिनेंशियल इंक्लूजन को बूस्ट किया है, जिससे हर छोटे से छोटे गांव तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंच रहे हैं। ये आम आदमी के लिए एक बड़ा फायदा है। एक ठेले वाला जो यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करता है, उसके लिए ये एक छोटी सी जीत है, क्योंकि अब उसे कैश के झंझट से आज़ादी मिल गई। और इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतमाला, सागरमाला और मेट्रो प्रोजेक्ट्स ने कनेक्टिविटी को नए लेवल पर ले जाया है। गवर्नमेंट अगले डिकेड में 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्ट करने वाला है, जो रोड्स, रेलवेज और एयरपोर्ट्स को और बेहतर बनाएगा। पर ये प्रोजेक्ट्स अर्बन एरियाज में ज़्यादा विजिबल हैं, जबकि रूरल इंडिया के लिए रोड्स और इलेक्ट्रिसिटी अभी भी एक स्ट्रगल है। ये सब मिलकर भारत को एक अनस्टॉपेबल इकोनॉमिक पावर हाउस बना रहे हैं, लेकिन असली चैलेंज ये है कि ये ग्रोथ हर किसी तक बराबर पहुंचे। दोस्तों, जापान को ओवरटेक करना सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक और डेमोग्राफिक विक्ट्री है। जापान की इकॉनमी, जो 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स की है, पिछले कुछ सालों से स्टैग्नेंट है। वहाँ की पॉपुलेशन एज्ड है और बर्थ रेट इतनी लो है कि वर्कफोर्स श्रिंक हो रही है। जापान में 29% पॉपुलेशन 65 साल से ऊपर है, जबकि भारत में 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम उम्र की है। ये हमारा बिगेस्ट एडवांटेज है। इसके अलावा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का सीन भी बदल रहा है। चाइना के हाई लेबर कॉस्ट और जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से कंपनीज जैसे एप्पल, सैमसंग और टेस्ला भारत की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आईफोन्स का प्रोडक्शन अब भारत में हो रहा है और गुजरात और कर्नाटक में सेमीकंडक्टर प्लांट्स लग रहे हैं। 2022-23 में भारत ने रिकॉर्ड 84.8 बिलियन डॉलर्स का एफडीआई अट्रैक्ट किया, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये सब सुनकर एक फैक्ट्री वर्कर के चेहरे पर मुस्कान आती है, क्योंकि नए प्लांट्स का मतलब नए जॉब्स हैं। पर सच्चाई ये भी है कि ये जॉब्स अक्सर कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं और वेजेस उतने हाई नहीं होते जितने आम आदमी एक्सपेक्ट करता है। जापान के साथ ट्रेड भी बढ़ रहा है। 2024 में बायलैटरल ट्रेड 22 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचा, लेकिन भारत का फोकस अब ग्लोबल वैल्यू चेन्स में इंटीग्रेट होने पर है। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी के अंडर भारत एक प्रिफर्ड मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। ये एक लंबी रेस में एक बड़ी जीत है, लेकिन आम आदमी के लिए ये जीत तभी कंप्लीट होगी जब हर छोटे शहर के यूथ को भी इसमें मौका मिले। भारत इसमें फुल स्पीड से आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये ग्रोथ हर घर तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। दोस्तों, भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ इंप्रेसिव है, लेकिन हर सक्सेस स्टोरी के साथ चैलेंजेस भी आते हैं और हमें इन्हें ओपनली डिस्कस करना चाहिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनकम इनइक्वालिटी। टॉप 1% के पास देश की 58% वेल्थ है, जबकि करोड़ों लोग अभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे जी रहे हैं। ये गैप आम आदमी के लिए एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन है, जब वो टीवी पर जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स देखता है, लेकिन अपने घर में खर्चा चला नहीं पा रहा। रूरल और अर्बन डिवाइड भी एक सीरियस इश्यू है। सदर्न स्टेट्स जैसे कर्नाटक और तेलंगाना हाई इनकम हैं, लेकिन नॉर्दर्न स्टेट्स जैसे बिहार और यूपी अभी भी पीछे हैं। एक रूरल फार्मर के लिए ये ग्रोथ सिर्फ हेडलाइंस में है, क्योंकि उसके लिए इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी और एमएसपी अभी भी एक स्ट्रगल है। अनएम्प्लॉयमेंट एक और बड़ा चैलेंज है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.2% है, लेकिन यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 10.2% और अर्बन एरियाज में 6.4% है। स्टेट्स जैसे केरल 29.2% यूथ अनएम्प्लॉयमेंट और हिमाचल प्रदेश 10.4% ओवरऑल में ये प्रॉब्लम और भी सीरियस है। एक ग्रेजुएट जो जॉब फेयर्स में लाइन में खड़ा है, उसके लिए ये नंबर्स एक सपने से कम नहीं लगते। एजुकेशन और हेल्थ केयर में गैप्स भी बड़े हैं। 35.5% बच्चे अंडर 5 स्टंटेड हैं और एजुकेशन सिस्टम में स्किल मिसमैच की वजह से यूथ इंडस्ट्री रेडी नहीं बन पा रहे।
एक मिडिल क्लास फैमिली जो अपने बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहा, उसके लिए ये ग्रोथ का मतलब सिर्फ स्ट्रगल है। करेंसी फ्लक्चुएशन भी एक इश्यू है। 2022 में इंडियन रुपी का 9.4% डिप्रिशिएशन हुआ, जो इंपोर्ट्स को कॉस्टली बनाता है और फूड और फ्यूल प्राइसेस बढ़ाता है। हाउस होल्ड डेट एक और चिंता है। 2024 में ये जीडीपी का 42.7% तक पहुंच गया, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज डेली एक्सपेंसेस, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए लोन्स ले रही हैं। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी क्राइसिस है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एनपीएज तेजी से बढ़ रहे हैं, जो दिखाता है कि लो इनकम बोरोवर्स रीपेमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। एक रूरल वुमन जो माइक्रो फाइनेंस लोन लेकर अपना छोटा बिजनेस शुरू करना चाहती थी, अब डेट के बोझ तले दब रही है। ये सब चैलेंजेस हमें याद दिलाते हैं कि ग्रोथ के साथ इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी जरूरी है। अगर हर भारतवासी इस ग्रोथ का हिस्सा नहीं बना, तो ये उड़ान एक आधे दिल की कहानी ही रहेगी। अब ये सब नंबर्स और चैलेंजेस सुन के आम आदमी के मन में सवाल उठ रहा है, भाई, इस इकोनॉमिक ग्रोथ का हमें क्या फायदा? चलो इसका जवाब देते हैं और ये भी देखते हैं कि ग्राउंड पर क्या बदला है। सबसे पहले, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर्स में नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और स्किल इंडिया मिशन का टारगेट है 400 मिलियन यूथ को 2030 तक ट्रेन करना। एक यंग मैकेनिक जो एक पीएलआई फंडेड फैक्ट्री में जॉब पकड़ता है, उसके लिए ये एक नई शुरुआत है, लेकिन उसकी सैलरी अक्सर 15,000 रुपये से 20,000 रुपये मंथली से ज्यादा नहीं होती, जो सिटी के खर्चों के लिए काफी नहीं। डिजिटल इकोनॉमी ने लाइफ बदल दी है। यूपीआई और आधार की वजह से बैंकिंग सर्विसेज अब हर छोटे से छोटे गांव तक पहुंच रहे हैं। 8.4 बिलियन यूनिक आधार आईडीज और 65% इंटरनेट पेनिट्रेशन ने फाइनेंशियल इंक्लूजन को नए लेवल पर ले जाया है। 2025 में यूपीआई के 15 बिलियन मंथली ट्रांजैक्शंस वर्थ $430 बिलियन ये दिखाते हैं कि डिजिटल पेमेंट्स ने छोटे बिजनेसेस और आम आदमी को एम्पावर किया है। एक ठेले वाला जो यूपीआई से पेमेंट एक्सेप्ट करता है, उसके लिए ये एक छोटी सी जीत है, क्योंकि अब उसे कैश के झंझट से आज़ादी मिल गई। मिडिल क्लास का ग्रोथ भी एक बड़ा फायदा है। आज 432 मिलियन लोग मिडिल क्लास में हैं और 2047 तक ये नंबर 1 बिलियन तक जाएगा। टैक्स एग्जेम्पशंस जैसे 2025-26 में 12 लाख तक इनकम टैक्स रिबेट ने डिस्पोजेबल इनकम बढ़ाया है, जो स्पेंडिंग को बूस्ट करता है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि मिडिल क्लास के लिए इन्फ्लेशन और राइजिंग कॉस्ट्स एक बड़ा हेडेक ही हैं। एक फैमिली जो अपने बच्चों के लिए बेटर एजुकेशन या हेल्थ केयर चाहती है, उसे अक्सर लोन लेना पड़ता है। विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी बढ़ रहे हैं। पीएम एम्प्लॉयमेंट गारंटी और मुद्रा योजना जैसे स्कीम्स ने मिलियंस ऑफ विमेन को अपना बिजनेस शुरू करने में हेल्प की है। एक रूरल वुमन जो अपना टेलरिंग बिजनेस शुरू करती है, उसके लिए ये एक बड़ा सपना सच होने जैसा है, लेकिन माइक्रो फाइनेंस डेट का स्ट्रेस उसके सपने को मुश्किल भी बना सकता है। ये सब दिखाता है कि ग्रोथ का फायदा आम आदमी तक पहुंच रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी काम बाकी है। जॉब क्वालिटी, बेटर वेजेस और इंक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ के बिना ये फायदा अधूरा है। एक बात जो आम आदमी के मन में खटकती है, वो ये है कि क्या ये क्लेम कि भारत ने जापान को ओवरटेक कर लिया थोड़ी जल्दी नहीं है? आईएमएफ के अप्रैल 2025 के प्रोजेक्शंस के हिसाब से भारत का जीडीपी $4.19 ट्रिलियन है, जो जापान के $4.18 ट्रिलियन से थोड़ा आगे है, लेकिन ये फाइनल डेटा नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये माइलस्टोन शायद प्रीमेच्योर है, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस और एक्सचेंज रेट्स चेंज होते रहते हैं। एक मिडिल क्लास शॉपकीपर जो टीवी पर ये न्यूज़ देखता है, उसके लिए ये नंबर्स सिर्फ हेडलाइंस हैं। उसकी दुकान का खर्चा और इन्फ्लेशन अभी भी उसका बड़ा टेंशन है। फिर भी एनईटी आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा, हम आज 4 ट्रिलियन की इकॉनमी है और ये आईएमएफ का डेटा है।
ये प्रोजेक्शन एक बड़ा सिग्नल है कि भारत सही ट्रैक पर है। आईएमएफ के मुताबिक भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है और 2030 तक $6.8 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ये नंबर्स होप देते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए ये तभी मीनिंगफुल होंगे जब उनकी जिंदगी में रियल चेंज आए। बेटर जॉब्स, अफोर्डेबल हेल्थ केयर और स्टेबल इनकम। ग्रोथ का ये माइलस्टोन एक प्राउड मोमेंट है, लेकिन इसके साथ ग्राउंड लेवल रियलिटीज को भी एड्रेस करना होगा ताकि हर कोई इस जीत का हिस्सा बन सके। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात जो आम आदमी के दिल में शक पैदा करती है। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने 2047 के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्शंस किए हैं। कभी कहा $26 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेंगे, कभी $30 ट्रिलियन। ये वाइल्डली वेरिंग नंबर्स कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। एक कॉमन मैन जो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए प्लानिंग करता है, उसके लिए ये इनकंसिस्टेंट गोल्स एक फ्रस्ट्रेशन है। वो सोचता है, भाई ये टारगेट सच होंगे या सिर्फ इलेक्शन स्पीचेस हैं। रियलिस्टिक प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है ताकि हम विजन 2047 के सपने को सच कर सकें। भारत के पास पोटेंशियल है। 6.2% ग्रोथ रेट 2025 में और 6.3% 2026 में प्रोजेक्टेड है, लेकिन इसके लिए क्लियर डायरेक्शन, स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज और एग्जीक्यूशन चाहिए। एक स्मॉल बिजनेस ओनर जो जीएसटी और टैक्सेस के कॉम्प्लेक्सिटीज से जूझ रहा है, उसके लिए ये बिग नंबर्स तभी मतलब रखते हैं जब गवर्नमेंट पॉलिसीज उसकी लाइफ को आसान बनाएं। अगर हम अपने गोल्स को अलाइन कर लें और एक सॉलिड रोड मैप बनाएं, तो भारत न सिर्फ 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी रहेगा, बल्कि 3rd लार्जेस्ट बनने का सपना भी जल्दी सच हो सकता है। लेकिन ये तभी होगा जब आम आदमी का ट्रस्ट जीता जाएगा। चलो थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखते हैं। भारत का जीडीपी $4.19 ट्रिलियन है, जो इम्प्रेसिव है, लेकिन यूएस का जीडीपी $30.5 ट्रिलियन और चाइना का $19.2 ट्रिलियन है, यानी हम अभी भी काफी पीछे हैं। पर कैपिटा जीडीपी में भी बड़ा गैप है। भारत का $2,880 है, जबकि यूएस का $76,000 और चाइना का $12,800। एक आम इंडियन के लिए ये नंबर्स एक दूर का सपना लगते हैं। जब वो अपनी ₹30,000 मंथली सैलरी से घर चलाता है, तो यूएस या चाइना का लाइफस्टाइल उसके लिए एक अलग दुनिया है। लेकिन भारत का एडवांटेज है उसका कंसिस्टेंट 6 से 7% एनुअल ग्रोथ रेट। आईएमएफ के मुताबिक 2025 में भारत का ग्रोथ रेट 6.2% रहेगा, जो चाइना 4%, यूएस 1.8% और जापान 0.6% से ज्यादा है। अगर ये मोमेंटम चला तो 2030 तक भारत का जीडीपी $7 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है। ये होप देता है, लेकिन आम आदमी के लिए ये तभी मीनिंगफुल होगा जब उसकी इनकम और लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़े। ग्लोबल कंपटीशन टफ है और भारत को अपनी मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज और डिजिटल इकोनॉमी को और स्ट्रेंथन करना होगा। एक यंग एंटरप्रेन्योर जो अपना स्टार्टअप शुरू करता है, उसके लिए ये ग्रोथ एक अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उसे फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए ताकि वो ग्लोबल प्लेयर से compete कर सके। भारत के पास पोटेंशियल है, लेकिन ये गैप क्लोज करने के लिए हमें प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन पर और ज्यादा फोकस करना होगा। एक चिंता की बात जो आम आदमी के दिल में घर कर गई है, वो है राइजिंग हाउसहोल्ड डेट। 2024 में हाउसहोल्ड डेट जीडीपी का 42.7% तक पहुंच गया, जो एक बड़ा वार्निंग साइन है। इन्फ्लेशन और राइजिंग लिविंग कॉस्ट्स जैसे फूड प्राइसेस, 4.9% इन्फ्लेशन इन 2025, रेंट और एजुकेशन एक्सपेंसेस की वजह से मिडिल क्लास फैमिलीज लोन्स ले रही हैं। क्रेडिट कार्ड डेट और पर्सनल लोन्स में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। 2025 में एवरेज मंथली सैलरी ₹32,000 है, लेकिन ये अर्बन मिडिल क्लास के लिए भी काफ़ी नहीं जब हेल्थ केयर कॉस्ट्स और स्कूल फीस स्काई हाई हैं।
एक टिपिकल फैमिली जो अपने बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल या कोचिंग अफोर्ड करने के लिए लोन लेती है, उसके लिए ये जीडीपी ग्रोथ सिर्फ एक हेडलाइन है। असली जिंदगी में वो डेट के बोझ तले दब रहा है। गवर्नमेंट और बैंक्स को इस पर ध्यान देना होगा। अफोर्डेबल क्रेडिट, बेटर वेजेस और इन्फ्लेशन कंट्रोल के बिना फैमिलीज का ये बोझ बढ़ता जाएगा। एक मिडिल क्लास फादर जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहता है, उसके लिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ तभी मीनिंगफुल होगी जब उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी बढ़े। माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, जो लो इनकम लोगों को छोटे लोन्स देता है, अब एक बड़े क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीएज) तेजी से बढ़ रहे हैं, जो दिखाता है कि बोरोवर्स रीपेमेंट में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में खुद का बिजनेस शुरू करने वाले लोगों के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जो माइक्रो फाइनेंस पर डिपेंड करते हैं। एक रूरल वुमन जो अपना टेलरिंग या हैंडीक्राफ्ट बिजनेस शुरू करना चाहती थी, उसने माइक्रो फाइनेंस लोन लिया था सपना देखकर, लेकिन अब डेट के स्ट्रेस ने उसका सपना मुश्किल बना दिया। माइक्रो फाइनेंस का आइडिया था फाइनेंशियल इंक्लूजन, लेकिन अब ये स्ट्रेस का सोर्स बन रहा है। सच्चाई ये है कि आम आदमी के लिए ये लोन्स एक लाइफलाइन होते हैं, लेकिन अगर रीपेमेंट प्रेशर या हाई इंटरेस्ट रेट्स होंगे तो ये लाइफलाइन एक बोझ बन जाती है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम्स चाहिए, जैसे बेटर फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स, फ्लेक्सिबल रीपेमेंट ऑप्शंस और गवर्नमेंट बैक्ड स्कीम्स, ताकि ये सेक्टर अपना ओरिजिनल पर्पस अचीव कर सके और लो इनकम फैमिलीज को एम्पावर करे। वरना ये क्राइसिस आम आदमी के सपनों को और दूर ले जाएगा और इकोनॉमिक ग्रोथ का फायदा उन तक नहीं पहुंचेगा। अब बड़ा सवाल जो हर भारतवासी के मन में है, क्या भारत अगले 10 सालों में सुपर पावर बन सकता है? चलो फ्यूचर में झांकते हैं। चाइना का जीडीपी अभी भी भारत से 4x बड़ा है, 19.2 ट्रिलियन डॉलर्स वर्सेस 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन उनकी एजिंग पॉपुलेशन और इकोनॉमिक स्लोडाउन भारत के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। भारत का फोकस अब एआई, ग्रीन इकोनॉमी और स्टार्टअप्स पर है। एआई सेक्टर गवर्नेंस, फाइनेंस और सप्लाई चेन्स में रेवोल्यूशन ला सकता है। 2030 तक भारत का एआई मार्केट $500 बिलियन का हो सकता है। एक यंग एआई डेवलपर जो अपने स्टार्टअप में एआई बेस्ड हेल्थ केयर सोल्यूशन बना रहा है, उसके लिए ये ग्रोथ एक सपना सच होने जैसा है, लेकिन उसे फंडिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट चाहिए। ग्रीन इकोनॉमी में भी भारत आगे बढ़ रहा है। 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट 2030 तक है और सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स तेजी से एक्सपैंड हो रहे हैं। ये रूरल एरियाज के लिए भी एक नई उम्मीद है, क्योंकि क्लीन एनर्जी जॉब्स ला सकती है। स्टार्टअप्स का सीन तो और भी एक्साइटिंग है। 2025 में भारत के पास 118 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स हैं, जो ग्लोबल इनोवेशन में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि हर स्टार्टअप फाउंडर के लिए फंडिंग और मार्केट एक्सेस एक बड़ा चैलेंज है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा सबसे बड़ा एसेट है। 65% पॉपुलेशन यंग है, और अगर हम इन्हें सही एजुकेशन और स्किल्स से एम्पावर करें तो भारत एक इकोनॉमिक सुपर पावर बन सकता है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत को 2030 तक हर साल 7.85 मिलियन नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट करने होंगे, ताकि वर्कफोर्स को अब्जॉर्ब किया जा सके। लेकिन ये डिविडेंड मिसयूज भी हो सकता है अगर अनएम्प्लॉयमेंट और स्किल गैप के इश्यूज सॉल्व नहीं हुए। एक ग्रेजुएट जो जॉबलेस है और अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करता है, उसके लिए ये डेमोग्राफिक डिविडेंड एक फ्रस्ट्रेशन है। विजन 2047 के मुताबिक भारत का जीडीपी 26 ट्रिलियन तक पहुंच सकता है और पर कैपिटा इनकम $15,000 हो सकता है। ये सपना बड़ा है, लेकिन रिफॉर्म्स, एजुकेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ के बिना अधूरा रह सकता है। भारत के पास पोटेंशियल है, लेकिन अब हमें एक सॉलिड रोड मैप, स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन और कलेक्टिव कमिटमेंट चाहिए, ताकि ये सपना आम आदमी के लिए भी सच हो। दोस्तों, भारत का ये सफर एक सपने से शुरू हुआ था, एक आजाद, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का सपना।
1947 में हमने आज़ादी ली और आज 2025 में हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं। ये माइलस्टोन सिर्फ नंबर्स का नहीं, बल्कि हर उस भारतवासी की मेहनत का है जो अपने सपनों के लिए लड़ रहा है। चाहे वो गांव का किसान हो जो अपने बच्चों के लिए बेहतर फ्यूचर चाहता है, सिटी का टेकी हो जो ग्लोबल स्टेज पर भारत का नाम रोशन करता है, या एक स्टार्टअप वाला एंटरप्रेन्योर जो अपने आइडियाज से दुनिया बदलना चाहता है। पर यह सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ। चैलेंजेस हैं, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन गैप्स, और आम आदमी के मन में ये सवाल है कि ये ग्रोथ उसकी ज़िंदगी कब बदलेगी। लेकिन हम इंडियंस हैं, हमें रास्ते बनाने आते हैं, रुकना नहीं। विजन 2047 का सपना है एक ऐसा भारत जो न सिर्फ इकोनॉमिक सुपर पावर हो, बल्कि जहां हर आदमी खुशहाल हो, जहां एक किसान अपने बच्चे को डॉक्टर बनाते देखे, जहां एक ग्रेजुएट को जॉब के लिए भटकना न पड़े, जहां एक वुमन एंटरप्रेन्योर अपने सपने डेट के बिना जी सके। तो चलो एक साथ मिलके इस सपने को सच करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।